अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल अहद, रजिस्ट्रेशन नंबर 219 AV 256। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन के हवाले से, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि अबॉर्शन क्या है, व्हाट आर इट्स कॉजेज़ और ये कैसे होता है। सेकेंडली, अबॉर्शन को देखा जाए, अबॉर्शन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक्सपल्शन ऑफ फीटस from the uterus before it reaches a viable age। तो अबॉर्शन में क्या होता है बेसिकली कि फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस से एक सर्टेन एज पहुंचने से पहले। जो गेस्टेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसमें किसी भी वक्त हो सकता है। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि हम फर्टिलाइज्ड ओवा हो गया या एम्ब्रियोज़ हो गए या जो छोटे फीटस होते हैं, अर्ली फीटसेस, उनमें अबॉर्शन हो जाता है जिसके बारे में पता भी नहीं चलता, विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स शो किए हुए। इस चीज़ को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। तो अबॉर्शन बेसिकली ये है कि उसमें डेथ रेशो जो देखा जाए, अगर किसी लाइव स्टॉक फॉर्म पे हम देखें तो 2 to 5% अबॉर्शन रेट हो अगर किसी लाइव स्टॉक फॉर्म पे, तो यूँ समझें कि उसको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या फिर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और किसी भी लाइव स्टॉक फॉर्म के लिए लॉस बियर करना कोई बेनिफिशियल बात तो नहीं होगी। सेकेंडली, अबॉर्शन में देखा जाए तो उसकी जो हम बात करें अबॉर्शन के हवाले से कि जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम किसी फॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे किसी एनिमल में अबॉर्शन हो जाता है, तो हमें कैसे पता चले उसके क्लिनिकल साइंस क्या होंगे। क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स अबॉर्शन के ये होंगे कि उसमें रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जो है वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और उसके अलावा जो रेज्ड टेल होती है कंडीशन, उसमें क्या है, एनिमल अपनी टेल को बार बार अपवर्ड राइज करता है। तो इस कंडीशन को देखेंगे, और उसके अलावा वजाइनल ब्राउन या रेडिश डिस्चार्ज होगा। ये दो मेजर जो है साइंस हैं। उसके अलावा दूसरा जो होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्री मैच्योर मेमोरी ग्लैंड होता है, उसमें जो है मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन ही मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। तो देन उसके अलावा हमारे पास जो है अबॉर्शन के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें कुछ मेन कॉजेज़ हमने डिस्क्राइब किए हैं, जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल कॉजेज़ हो गए, प्रोटोजोअल, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड न्यूट्रिशनल एंड फिज़िकल। मोर ओवर फर्दर मेरे कोलीग्स आपको आगे आके बैक्टीरियल कॉजेज़ के हवाले से बताएंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Sue Ejaz, registration number 2K19 AV 219. So my subtopic is bacterial causes of abortion. तो अबॉर्शन के आज हम बैक्टीरियल कॉजेज़ के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से वो बैक्टीरियाज होते हैं या कौन सी वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन कॉज होता है। तो हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास ब्रूसिलोसिस। तो ब्रूसिलोसिस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ब्रूसिलोसिस क्या है? ब्रूसिलोसिस एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है जिसमें अबॉर्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कितना अबॉर्शन रेट होता है? 80% अबॉर्शन रेट होता है ब्रूसिलोसिस के अंदर। तो ब्रूसिलोसिस अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को या काऊ को हो जाती है, जो मतलब एक्सपेक्ट कर रही हो, तो उसका जो है वो अनवैक्सीनेटेड जो काउज़ होती हैं वो जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। अगर देखा जाए तो इसकी हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। अगर हम वैक्सीनेशन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इस डिज़ीज़ की हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के अंदर जो है हमारे पास तकरीबन 2 स्ट्रेन आ जाते हैं वैक्सीन के। एक होता है ACE19 स्ट्रेन, और ये जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। दूसरा स्ट्रेन हमारे पास आता है REV1 स्ट्रेन।
और REV1 स्ट्रेन जो है वो शीप्स और गोट्स जो रूमिनेंट्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस डिज़ीज़ की अगर हम क्लिनिकल साइंस देखें तो क्लिनिकल साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसके बाद जल्दी से डिस्ट्रोकिया हो जाता है। इसकी अगर हम देखें, इसकी डायग्नोसिस हमें पता कैसे चले कि ये डिज़ीज़ हुई है, इसकी डायग्नोसिस हम करेंगे थ्रू कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं उसके थ्रू, जैसे इनडायरेक्ट एलाइजा हो गया, इनडायरेक्ट एलाइजा हो गया, और MAT टेस्ट हो गया, माइक्रो एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इनके थ्रू हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास जो आती है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो बेसिकली एक कॉमन डिजीज़ है बीफ और डेयरी केटल्स के हर्ट्स के अंदर, ये कॉमनली होती रहती है। लेप्टोस्पायरोसिस की जो साइंस है और सिम्टम्स हैं हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ हुई है, साइंस बिल्कुल अनडिटेक्टेबल होती है या अननोटिस्ड होती हैं। उसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का जो है वो पॉजिटिव एजेंट जो है वो है लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया। तो लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया जो है जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ये इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, और इन्फेक्शन होने के तकरीबन 3 to 12 वीक्स के अंदर जो है वो एबॉर्शन कॉज हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं गेस्टेशन में उनमें एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ही एबॉर्शन हो। गेस्टेशन के किसी भी जो है वो स्टेज के अंदर एबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ आती है वो है लिस्टीरियोसिस। तो लिस्टीरियोसिस में बेसिकली क्या होता है, लिस्टीरियोसिस जो है वो इसको जो काज करवाता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया जिसका नाम है लिस्टीरिया। तो लिस्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली अबॉर्शन कॉज करवाता है। उसके अलावा लिस्टीरिया बैक्टीरिया जब जो है वो बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करवाता है तो सबसे पहले वो जाके यूट्रस को इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से प्लेसेंटाइटिस कॉज होती है। अब प्लेसेंटाइटिस क्या है? प्लेसेंटाइटिस मीन्स प्लेसेंटा की इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लेसेंटा। उसके अलावा जो है वो यूट्रस की इन्फ्लामेशन करवाता है, और जो है वो स्टिल बर्थ और न्यूनेटल डेथ। तो ये जो डिज़ीज़ है ये स्टिल बर्थ भी करवाती है और न्यूनेटल डेथ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है? स्टिल बर्थ का मतलब ये है कि यंग वन पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए। उसके अलावा दूसरा टर्म आता है न्यूनेटल डेथ। तो न्यूनेटल डेथ का मतलब ये है कि जो यंग वन पैदा होता है उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। मतलब आप देखें कुछ दिनों के अंदर या 1 मंथ के अंदर तकरीबन जो डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं न्यूनेटल डेथ। तो हमारे पास जो है वो इसको भी डायग्नोस करने के लिए जो है हम ब्लड कल्चर यूज़ करते हैं, थ्रू उसकी डायग्नोसिस हो जाती है हमारे पास। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन, इनके हाई डोजेज यूज़ करते हैं ताकि इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरी हमारे पास नेक्स्ट डिज़ीज़ जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं, बेसिकली आप सबको पता ही होगा। तो टीबी जो है वो लाजमी नहीं है कि एबॉर्शन काज करवाई है, ओकेजनली एबॉर्शन काज करवाती है। मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट काऊ के अंदर टीबी हो गई तो लाजमी नहीं है कि उसका एबॉर्शन हो जाए, ओकेजनली ये एबॉर्शन काज करवाती है। इसके अलावा टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो है लिथार्जी हो जाना, इमेसिएशन हो जाना। इमेसिएशन मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस जिसके अंदर जो है वो एनिमल की रिब्स शो होने लगती हैं, रिब्स नज़र आती हैं। उसके अलावा टीबी के अंदर डायरिया भी हो जाता है। और टीबी का जो है वो हम डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका एक टेस्ट आता है हमारे पास, उसका नाम है ट्यूबरसिलिन टेस्ट। तो ट्यूबरसिलिन टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
ट्यूबरसिलिन टेस्ट करने के लिए जो इंट्राडर्मल स्किन की जो सैंपल है वो हम कलेक्ट करते हैं, उसको जो है वो हम लैब में भेजते हैं, तो ट्यूबरसिलिन टेस्ट उसके लिए हम ये करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास डिजीज़ आ जाती है, वो है वाइब्रोसिस। तो लास्ट में हमारे पास जो डिजीज़ आ जाती है वो है वाइब्रोसिस। तो वाइब्रोसिस क्या है? वाइब्रोसिस एक वेनरल डिजीज़, वेनरल डिजीज़ का मतलब ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है ये डिजीज़। तो मतलब अगर एक इन्फेक्टेड बुल है, इसके अंदर ये डिजीज़ है, हमें पता कैसे चले? हमें पता चलेगा ही नहीं, बल्कि क्योंकि उसके साइंस और सिम्टम्स कहीं शो होते ही नहीं है। तो एक इन्फेक्टेड बुल है, इसके अंदर वाइब्रोसिस हो गई है। उसके बाद जो काउ सर्विस पे हैं तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है इस डिजीज़ की, क्योंकि वो सेक्शुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा वाइब्रोसिस होने के बाद जो है वो अबॉर्शन काज हो जाता है। तो वाइब्रोसिस के भी कुछ जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स है, लेकिन वो कुछ बिल्कुल शो होते ही नहीं है, ना ही काऊ में पता चलता है ना ही बुल में पता चलता है। लेकिन अगर किसी किसी काऊ के अंदर शो होते भी हैं सिम्टम्स, तो वो बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, मीन्स फीवर हो जाना, लिथार्जिक हो जाना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो वाइब्रोसिस के शो होते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Yasir Mustafa and my registration number is 245. My subtopic is viral causes of abortion. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि abortion क्या होता है और उसके वेरियस causes होते हैं। जैसे कि मेरे ग्रुप मेंबर ने अभी बैक्टीरियल causes डिस्कस किए, तो अभी मैं आपके साथ abortion के वायरल causes डिस्कस करूँगा। वायरल causes से मुराद कोई भी वायरस हो सकता है जो एज अ कॉजेटिव एजेंट के तौर पर काम करता है और एबॉर्शन कॉज करता है। तो सबसे पहली जो नंबर 1 डिज़ीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है बोवाइन वायरल डायरिया, जिसे हम BVD कहते हैं। ये एक इन्फेक्शस डिज़ीज़ है, कंटेजियस डिज़ीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है जो किसी भी एज के कैटल को अफेक्ट कर सकती है। ये जो वायरस कॉज करता है उसको हम कहते हैं बोवाइन वायरल डायरिया वायरस। वो जो एक RNA वायरस है, ये किसी भी एज के कैटल को अफेक्ट कर सकती है और इसके इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वंस अगर आपके ये हार्ट में आ गई और आपको पता नहीं चला तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके हार्ट में इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है और उसके अलावा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से अबॉर्शन कॉज होता है। तो अबॉर्शन आइदर डायरेक्ट और आइदर इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म से होता है। डायरेक्ट से मुराद ये कि जो वायरल इन्फेक्शन है या ये जो वायरस है बोवाइन वायरल डायरिया वायरस, ये डायरेक्ट जो फीटस होता है यूट्रस में अंदर उसको अफेक्ट करता है। वहाँ पे जब अफेक्ट करता है तो कंजेनिटल डिफेक्ट्स की डेवलपमेंट होती है। कंजेनिटल डेवलपमेंट जब हो डिफेक्ट्स की डेवलपमेंट होगी तो उसके रिस्पांस में जो मदर होगी उसका इम्यून सिस्टम जो होगा वो ट्रिगर होगा। इम्यून रिस्पांस जब ट्रिगर होगा तो फीटस के अगेंस्ट ही वो मदर का इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट उसके कॉन्सिक्वेंस में अबॉर्शन हो जाता है। और अब है इनडायरेक्ट कॉज। तो इनडायरेक्ट कॉज में हमारे पास आ जाता है कि जो मदर होती है, मदर के इम्यून सिस्टम को ये जो वायरस होता है सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो मदर होती है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, वो ससेप्टेबल हो जाती है अदर इन्फेक्शस या बैक्टीरियल, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज या वायरस, उससे ससेप्टेबल हो जाएंगी। तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है अबॉर्शन। उसके अलावा ये जो वायरस है ये प्लेसेंटा को भी डैमेज करता है। जब प्लेसेंटा को डैमेज करेगा तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है,
या ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड फ्लो बिटवीन मदर एंड फीटस वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट उसके कॉन्सिक्वेंस में भी फीटस की डेथ हो जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये वायरस स्प्रेड किस तरह से होता है। ये वायरस डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। अगर आपके फार्म पर इन्फेक्टेड एनिमल है, उससे अगर कोई हेल्दी एनिमल कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये इन्फेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि फीड बकेट्स हो गए या सिरिंजेस हो गई, उससे भी ये हो सकता है। और इसकी हम डायग्नोसिस जो करते हैं वो क्लिनिकल साइंस की बेसिस पर करते हैं और लेबॉर्ट्रिकल टेस्ट भी होते हैं। क्लिनिकल साइंस जो इसके होते हैं बोवाइन डायरल वायरिया के, उसमें ब्लडी डायरिया और हाई फीवर होगा। उसके अलावा एनिमल डल एंड डिप्रेस्ड होगा, ऑफ फीड होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ना इसकी ट्रीटमेंट और जो प्रिवेंशन है वो हम इस तरह से करेंगे, जो हमारे हेल्दी एनिमल्स हैं उनकी हम वैक्सीनेशन करेंगे और जो सिक एनिमल्स हैं उनको हम आइसोलेशन में रखेंगे, क्वारंटीन करेंगे उनको। और हम जो बायोसिक्योरिटी मेयर्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। गुड हाइजीनिक कंडीशंस फार्म पे रखनी है, तो इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है इसके बाद वो है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, जिसे हम IBR कहते हैं, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो काज करता है बोवाइन हर्पेस वायरस। ये भी जो है सीरियस मतलब किसी भी अगर हर्ड में आ गया तो उसमें इकोनॉमिक लॉसेस करवाता है। और इसका ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन जो होती है उस पर भी अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अबॉर्शन। तो ये अबॉर्शन किस तरह से कॉज करवाता है, क्यों करवाता है? वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस ये वायरल इन्फेक्शन है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है बोवाइन हर्पेस वायरस, उसका जो मेन इम्पैक्ट होता है, प्राइमरी इम्पैक्ट, वो होता है इस पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। प्राइमरी इम्पैक्ट उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है। और अब आते हैं कि होता किस तरह से है। तो इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट करता है ये वायरस, जिसमें इंक्लूडिंग यूट्रस भी आ गया, प्लेसेंटा भी हो गया, उसको अफेक्ट करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है। और जस्ट लाइक BVD ये भी प्लेसेंटल डैमेज कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगी और अबॉर्शन कॉज होगा। और ये जो वायरस है बोवाइन हर्पेस वायरस, ये जो है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को भी इंक्रीज़ करवाता है। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करवाएगा और ये यूट्रस में इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है, जो मज़ीद चांसेस को बढ़ाता है कि अबॉर्शन हो। और इसका जो स्प्रेड होता है वो होता है नेज़ल डिस्चार्ज से होता है, इन केस अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी अफेक्ट कर सकता है या रिप्रोडक्टिव पे भी। तो ये नेज़ल डिस्चार्ज या सेलिवरी डिस्चार्ज और उसके अलावा कफिंग, और हम इसकी भी डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस करेंगे। इसमें हाई फीवर होगा 104 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें भी एनिमल ऑफ फीड होगा, इसमें डल एंड डिप्रेस्ड होगा, और इसमें कफिंग भी होगी एनिमल को इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी। और इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंशन किस तरह से है? इसकी कंट्रोल इस तरह से है कि जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं बोवाइन हर्पेस वायरस से, उनको हम क्वारंटीन करेंगे और जो हेल्दी एनिमल्स हैं फार्म पर उनको अलग रखेंगे। और जो है वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन के अलावा सपोर्टिव थेरेपी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो किसी भी डिज़ीज़ होने से पहले देनी होती है। अगर डिज़ीज़ हो गई तो सपोर्टिव थेरेपी देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है, ये वायरल सारे हैं वायरल डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शंस,
तो इसमें लोग क्या करते हैं गलती, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक तो किसी काम की है ही नहीं, एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ होता है। ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट। ये भी एक कैटल का कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो किसी भी कैटल के मतलब किसी भी एज का कैटल हो उसमें हो सकती है। इसमें जो 60% केसेस हैं वो उन एनिमल्स में पाए गए हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, और ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है रिंडरपेस्ट। पर ये डिज़ीज़ जो है फर्स्ट टाइम 1868 में इंडिया में ये इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया था, रिंडरपेस्ट को। फिर 1991 में पाकिस्तान में 1991 में इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया। ये इसके इकोनॉमिक लॉसेस ये दोनों डिजीज़ BVD IBR से ज़्यादा हैं। अगर ये हर्ड में आ गई वंस और आपको पता नहीं चला तो ये 100% जितने भी एनिमल्स हैं ससेप्टेबल हैं उसमें डेथ रेशियो कॉज करवाएगा रिंडरपेस्ट। और ये जो डिज़ीज़ थी इसका जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 2001 में, और फिर 2011 में ये डिज़ीज़ इरेडिकेट हो गई थी। अब ये डिज़ीज़ नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं है अब डिज़ीज़ ये रिंडरपेस्ट। अब ये कैसे कॉज करती है अबॉर्शन? शुरू में ये समझा जाता था कि ये रिंडरपेस्ट जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर अफेक्ट करती है। पर स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही डिज़ीज़ बढ़ती गई तो फाइंडिंग्स में ये पता चला कि ये अबॉर्शन का ये कॉज बनती है। ये भी जस्ट लाइक बोवाइन वायरल डायरिया, आइदर इनडायरेक्ट और थ्रू प्लेसेंटल डैमेज अबॉर्शन कॉज करवाती है। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें कफिंग होगी, और जो है इसमें भी ऑफ फीड होगा एनिमल इसमें डिप्रेस्ड होगा, और इसमें लैक्रीमेशन भी होती है। और इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम वही इसके ट्रीटमेंट तो वैक्सीन ही है, और सपोर्टिव थेरेपी वो उस केस में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अफेक्ट किया है टू प्रिवेंट द सेकेंडरी बैक्टीरियल नमोनिया। थैंक यू। Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab and my registration number is 2K19250 AV250. So आज जो है मैं आप सबके साथ जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटोजोअल डिजीज़ या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो कि अबॉर्शन कॉज करवाते हैं एनिमल में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास टोटल जो है वो 4 डिजीज़ हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो जिस प्रोटोजोआ में आती है वो है उसको टी गोंडाई भी कहा जाता है, जिस प्रोटोजोआ में से वो बिलोंग करती है। और मतलब ये जो है मोस्टली जो है ह्यूमन में भी, बाकी जो डिजीज़ हैं वो सिर्फ एनिमल में होती हैं, लेकिन ये ह्यूमन में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है शीप और गोट में जो है मोस्टली होती है। और
अच्छा, ये होती किस वजह से है कि जो एनिमल जो है वो कंटामिनेटेड फूड वगैरह उससे इंटरेक्ट हो या फीसेस वगैरह से, और ह्यूमन में इस तरह से ट्रांसफ़र होती है कि अगर हमारे पास कोई पेट वगैरह है या क्या, तो उसके फीसेस से अगर हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो है ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन मेन फोकस हमारा एनिमल में है, तो वो कंटामिनेटेड फूड वगैरह या कुछ भी या जो है वो इंटरेक्शन विद फीसेस और एनीथिंग, ठीक है। सिम्टम्स उसके क्या हैं कि ना फीवर हो जाता है और लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाता है और नमूनिया जैसे जो है वो उसमें सिम्टम्स होते हैं, और अबॉर्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डिज़ीज़ वो है नियोस्पेरोसिस, ठीक है। नियोस्पेरोसिस जो है वो एन कैनिनम या नियोस्पेरा कैनिनम भी कही जाती है, मतलब उसका प्रोटोजोआ वो है एन कैनिनम या नियोस्पेरा कैनिनम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना जो अबॉर्शन जो है वो हो जाता है 3 to 9 months जो है प्रेगनेंसी के जो उसमें जो है ना अबॉर्शन हो जाता है। और देन हमारे पास 'सेक्टोस्पेरोटाइसिस', ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना जो एनिमल होता है उसमें मतलब एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है, शिजोन्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, और ये इस वजह से होती है क्योंकि इंटरेक्शन होती है फीसिस के साथ, तो इस वजह से जो है ना। देन फोर्थ आता है ट्रिप्नोमियोसिस। इसमें ये होता है कि ट्रिप्नोमियोसिस में ये होता है कि इसको सर्कलिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें एनिमल जो है वो सर्कल करता है, और जो है उसमें जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका नाम है ट्राइकोइन, या न्यूरोटॉनिक जो है विटामिन बी वगैरह भी हम दे सकते हैं इसमें। देन मेरा जो दूसरा सब टॉपिक है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस कैसे हो सकती है, कैसे हो सकता है अबॉर्शन एनिमल्स में, तो वो उसका फर्स्ट रीज़न जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है एनिमल में, जिसकी वजह से जो है वो प्रेग्नेंट एनिमल में अबॉर्शन काज करवा सकता है, ठीक है। एंड देन आता है स्ट्रेस किसे अबॉर्शन काज करवाती है। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल एक जगह है, फिर हम एनिमल ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, मतलब उसको दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्ट्रेस होगा और जो है वो अबॉर्शन काज हो जाएगा, ठीक है। फ़िज़िकल ट्रॉमा, कोई भी इंजरी वगैरह या कोई भी जो है एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन टॉक्सिक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं एनिमल के लिए और जो है वो अबॉर्शन काज करवा देते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जिसमें जो है इंसफिशिएंट हो जाता है। हीट स्ट्रेस हो जाती है जिसमें वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, दैट्स नॉट विच इज़ नॉट गुड फॉर एनिमल हेल्थ एंड अबॉर्शन होता है। केमिकल एक्सपोजर, सम ड्रग्स जो है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एनिमल, ठीक है। तो उनसे जो है वो अगर उनसे एक्सपोजर हो केमिकल एक्सपोजर हो जाता है या क्या मतलब उनसे वो खा लेते हैं, तो उससे भी जो है वो अबॉर्शन हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज़ हो जाती है जैसे डायबिटीज़ वगैरह, कुछ भी हो सकता है। इनडिक्वेट शेल्टर सही नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, या क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सही से उनके पास एरिया नहीं है रहने के लिए, या क्या, तो दैट इज़ द मेन कॉज फॉर अबॉर्शन। थैंक यू सो मच।
मीटिंग दवारी करी था। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइन रखियो एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 2K19 AV 188। आज जो हमारे एबॉर्शन के जो मेरे पास जो काजेज़ है, जो सब टॉपिक्स हैं, वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और जो है वो फिज़िकल जो है फैक्टर्स। जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो ये उसमें आता है स्टारवेशन। और स्टारवेशन की वजह से क्यों होता है स्टारवेशन? इसलिए कि जब हम एक एडुकेट जो है वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो एनर्जी हमें जितनी चाहिए एनिमल को, वो उतना जो है वो फीड नहीं इंटेक कर रहा, या हमारे पास हम जो उसे फीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतनी एडुकेट जो है वो नहीं है उसके हिसाब से जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करे। इसको हम कहते हैं मैटरनल स्टारवेशन। मैटरनल स्टारवेशन में अगर जो है वो मदर फीड इंटेक जो अपने एनर्जी के बेसिस पे नहीं कर रही, तो उसकी वजह से जो क्या होता है कि ये काज करवाएगी एबॉर्शन, क्योंकि वो उसमें लेमनेस आ जाती है, वो डल फील करती है, स्ट्रेस में आ जाता है एनिमल, तो उसकी वजह से। और स्टारवेशन जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन की। अब दूसरा जो मेरा सब टॉपिक है उसमें मेल न्यूट्रिशन जो है ये इसमें जो है वो दो टॉपिक हैं, एक जो है रॉबर्ट जो एक साइंटिस्ट है उसने कहा है कि 1956 में उसने जो एक डिस्कवर किया कि एक जो शॉर्ट टर्म हम ड्यूरेशन जो फीड देते हैं, यानी जब हमारा एनिमल जो है वो करीब आता है, पार्चुरेशन जो है उसके करीब आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे फीड जो है उसका इंटेक कम कर दें। उसको बोलते हैं हम शॉर्ट लाइफ जो है वो इंटेक, ठीक है। और उसका होता है लॉन्ग टर्म जो है वो ड्यूरेशन। और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में वो दोनों असरअंदाज होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है वो ज़्यादा असरअंदाज इस तरह से होता है कि जो अंदर जो एमेरिक जो फ्लूइड होता है वो सही से नहीं वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उससे जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल है खुद कमज़ोर हो रहा होता है, वो क्या प्रोवाइड करेगा अपने फीटस को। उसकी वजह से जो टॉर्शन ऑफ द यूट्रस होता है वो आती हैं, और जो प्री मैच्योर जो है वो फीटस वो उसकी जो एबॉर्शन हो जाती है वो भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। उसमें जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अगर फीटस आ भी गया है बाहर, तो उसके बाद जो है उसकी जो है वो खड़ा नहीं हो पाता, उसकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इतना वेल परफॉर्म नहीं होता। दूसरा होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे होता है कि विटामिन ए जो है डेफिशिएंसी वो डायरेक्टली हमारे जो है वो काज नहीं है एबॉर्शन का, लेकिन ये क्योंकि हमें पता है कि विटामिन ए जो है वो हमें हमारे जो बॉडी है उसे सपोर्ट करती है, और लाइकवाइज सेम जैसे हमारे एनिमल्स को जो है वो सपोर्ट करती है। उसमें जो रफ कोड आ जाता है, अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो रफ कोड आ जाता है, हमारी आइज़ का जो होता है डायरिया काज करवाता है, तो फर्दर और भी होते हैं। और उसकी वजह से जो है यूट्रस की लाइनिंग जो है, जो एपिथेलियल जो लाइनिंग है, जो उसको जो सपोर्ट करता है वो विटामिन ए जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो वो अंदर फीटस जो है वो रुकना उसका मुश्किल हो जाता है, तो वो उसको कैरी नहीं कर पाता। और दूसरे हैं हमारे पास जो है वो फ़िज़िकल काजेज़ हैं। फ़िज़िकल काजेज़ में जो है इंसेमिनेटिंग दी प्रेग्नेंट एनिमल। अब प्रेग्नेंट एनिमल को इंसेमिनेट करना, तो जब कोई मतलब अनएक्सपीरियंस बंदा है जिसको पता नहीं है, जिसने बेलपेट किया और उसको पता नहीं चला कि इसमें आया कि है कि नहीं है फीटस मौजूद, तो उसकी वजह से वो इंसेमिनेट कर देता है। इसका जो डेथ रेशो है या मोर्टिलिटी आती है वो 1% आती है, 1% से भी कम है, तो वो एक्सीडेंटल केस है। और दूसरा रेप्चर हो जाता है एमेटिक वेजल। जो एमेटिक एक मेम्ब्रेन आती है, जो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो मुझे तकरीबन जो है वो एनिमल्स का इतना जो है वो मुझे कॉन्टेक्स्ट कम मिल रहा था, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट रेप्चर होता है। इनडायरेक्टली ऐसे कि अगर विटामिन ए की और ई की डेफिशिएंसी हो रही है और सेलेनियम की वो डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से होता है ये। वैसे ये रेप्चर नहीं होता, और ये बहुत इसके जो है इसकी भी 9% ऑफ द चांसेस हैं, वैसे ये इस तरह नहीं होता। दूसरा जो है वो टॉर्शन ऑफ द यूट्रस। टॉर्शन ऑफ द यूट्रस, अगर टॉर्शन ऑफ द यूट्रस ये जो है लास्ट जो होता है मरहला पार्चुरेशन का, उसमें हो जाता है। और इसमें जब जो फीटस है उसकी टॉर्शन, यूट्रस की टॉर्शन हो जाती है, जो अंदर जो सर्विक्स हो जाता है, सर्विक्स बंद होता है, तो वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी ये होता है, अब अबॉर्शन काज हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।